everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10. So students, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 का ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या इसके फंक्शंस है और कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और हम लेटेस्ट किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर हम समझते हैं पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, कंप्यूटर सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर होता है, पहला सॉफ्टवेयर है ना जो कंप्यूटर सिस्टम में होना चाहिए, जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करता है, वो सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर कैसे वर्क करता है, हार्डवेयर वर्क करने के लिए हार्डवेयर को रन करने में कैपेबल कौन बनाता है, सॉफ्टवेयर। तो बेसिक जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर कौन सा हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस, है ना। सेट ऑफ प्रोग्राम्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है सॉफ्टवेयर। अब प्रोग्राम्स क्या हुए, प्रोग्राम्स बनते हैं इंस्ट्रक्शन से। जब बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो उन इंस्ट्रक्शन से बनते हैं प्रोग्राम और प्रोग्राम्स से बनता है सॉफ्टवेयर। ओके, सो आपको क्लियर हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम्स से मिलकर बना हुआ है और प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो यदि हम बात करते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलकर क्या बनाती हैं, प्रोग्राम्स बनाती हैं, ठीक है। और इन प्रोग्राम्स को ही हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। ओके, तो सॉफ्टवेयर जो बेसिक सॉफ्टवेयर है, जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में होना जरूरी है, उसका नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ओवरऑल हमारे कंप्यूटर सिस्टम के डिवाइसेस को और जो अदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका यूज आप करते हैं उनको, सभी चीजों को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ओके, सो क्लियर हुआ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रन होता है। कब, जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करते हो तो वैसे जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर रन होता है वो कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसे आप एक और नाम से जानते हो, क्या नाम है उसका, बूटिंग प्रोसेस। आप सभी ने सुना होगा बूटिंग प्रोसेस का नाम, है ना। तो बूटिंग प्रोसेस में होता क्या है, एक्चुअली बूटिंग प्रोसेस में आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होता है। इट मींस कि उस प्रोसेस में आपके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर जो हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, एमएस ऑफिस, ये जितने भी सॉफ्टवेयर है वो और जितने डिवाइसेस हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो सारे चेक होते हैं और वो सारे अपनी सेटिंग्स के साथ वापस से रीलोड होते हैं। ओके, तो ये जो काम मैंने अभी आपको बताया कि सारे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू के अंदर जितनी भी मेमोरीज है, यूनिट्स है, वो सारी चीजें वापस से रीलोड होती है जब आप कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हो। तो ये जो काम हुआ रीलोड करने का, एग्जीक्यूट करने का, उन्हें कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कि द फर्स्ट प्रोग्राम दैट लोड्स ऑन कंप्यूटर, जो पहला प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम में लोड होता है, व्हेन यू स्विच इट ऑन, जब आप कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करते हो, देन इट कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, इंटरफेस की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है, इंटरफेस की तरह। किनके बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कोई सॉफ्टवेयर काम के नहीं है आपके, जो भी आपके गेमिंग सॉफ्टवेयर हैं, कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी सारे सॉफ्टवेयर हैं वो किसी काम के नहीं होंगे यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो ना कोई हार्डवेयर आपका यूज होगा, ठीक है, वो एक डेड मशीन की तरह होगा यदि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तो। ओके, जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम परचेज करते हो, कोई लैपटॉप परचेज करते हो, तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। इट मींस कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके सारे पार्ट्स को कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, मेमोरी, जो भी चीजें हैं, सारे पार्ट्स को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। उन सारे पार्ट से रिगार्डिंग जो ड्राइवर्स होते हैं, जो सारी चीजें, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं।
ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर है अब सभी को अच्छे से क्या होता है. नाउ इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स रिसोर्सेज. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो ओवरऑल वर्किंग, जो कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग होती है उसको मैनेज करता है और कंप्यूटर के जितने रिसोर्सेस होते हैं. अब रिसोर्सेस से क्या समझ रहे हो आप यहां पर, रिसोर्सेस का मतलब इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जितने हार्डवेयर है ना उन सभी को यहां पर रिसोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है. प्लस एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरल्स. इन रिसोर्सेस को क्या बोलते हैं हम, पेरिफेरल्स के नाम से भी जानते हैं. ओके, तो कंप्यूटर के पेरिफेरल्स, कंप्यूटर के हार्डवेयर, कंप्यूटर के रिसोर्सेस, पेरिफेरल्स, हार्डवेयर, ये सब एक ही चीज है. इट मींस कंप्यूटर के पार्ट्स, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, जो भी पार्ट्स होते हैं ना वो सब रिसोर्सेज या पेरिफेरल्स में आते हैं. ओके, और इन सभी को मैनेज करना, इन सभी की फंक्शनिंग चेक करना कि ये सब प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो काम किसका हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का हुआ. ओके, इट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस. अभी यहां तो हमने रिसोर्सेज देखा, लेकिन ये जो अदर प्रोग्राम्स होते हैं आपके सिस्टम में, जो अदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा, उन्हें भी कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है. ओके, सो क्लियर हुआ अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है. इट परफॉर्म्स बेसिक टास्क. अब इसके क्या क्या टास्क होते हैं, सच एज रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, कि कीबोर्ड से इनपुट आ रहा है उसे कौन रिकॉग्नाइज करेगा, मेमोरी तक कौन पहुंचाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम. सेंडिंग आउटपुट टू मॉनिटर. ओके, अब मेमोरी में आपका डेटा जाके सेव हो गया जो आपने कीबोर्ड से एंटर किया था. ओके, अब जो भी कैलकुलेशन था वो एलयू जो यूनिट होती है सीपीयू में उसने परफॉर्म कर दिया, प्रोसेसर ने परफॉर्म कर दिया प्रोसेसिंग. आउटपुट कौन शो करेगा, मॉनिटर पे या प्रिंटर पे, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होगा. ठीक है, रिकॉग्नाइज करना इनपुट को, आउटपुट को सेंड करना, मैनेज करना फाइल्स को, डायरेक्टरीज को, फोल्डर्स को, कहां पर, स्टोरेज डिवाइस में. कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस. देखिए आ गया पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब रिसोर्सेज, हार्डवेयर्स, अदर हार्डवेयर्स. ओके, सो ये टास्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का. इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको मैनेज करना, साथ में उनके टास्क को मैनेज करना. ओके, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इतनी देर से हम ऑपरेटिंग सिस्टम समझ रहे हैं, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, विंडोज, मैकिंटोश, मैक, लिनक्स, डॉस एंड यूनिक्स. These are the operating systems. So लेटेस्ट कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं, अभी विंडोज 10 पर वर्क कर रहे हैं. वैसे विंडोज 11 भी आ चुका है, बट पॉपुलरली जो अभी यूज हो रहा है वो विंडोज 7 और विंडोज 10 ही यूज हो रहा है. ओके, सो विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. जब भी आप सिस्टम खरीदते हो या कोई लैपटॉप परचेज करते हो तो आपको सिस्टम खरीदने के साथ साथ सबसे पहले क्या इंस्टॉल किया जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, विंडोज इंस्टॉल किया जाता है ना. सो क्लियर हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है. ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब देखो, अभी हमने ये देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीजों को मैनेज करता है, चाहे कोई हार्डवेयर पार्ट हो या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर हो, सभी को. लेकिन इसको हमने डिवाइड किया है कुछ फंक्शंस में, कुछ बेसिक फंक्शंस में. कौन कौन से फंक्शंस हो गए, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी के पर्पज से भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एरर डिटेक्शन और जॉब शेड्यूलिंग. सो बेसिकली दीज आर द फंक्शंस. ओके, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम तो वैसे बहुत सारा होता है, लेकिन उसको डिवाइड हमने इस पार्ट में किया हुआ है क्योंकि हार्डवेयर जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है. कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं, कुछ मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर, कुछ चिप्स होती है, रैम, रोम. क्लियर, तो यहाँ पे हमने उनको, उनके फंक्शंस को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है. ओके, एक डायग्राम के व्यू से भी आपको मैं समझा दूं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. मेमोरी को मैनेज करना, डिवाइस मैनेज करना, प्रोसेसर को मैनेज करना, सिक्योरिटी, एरर डिटेक्शन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर. Okay, job accounting, file management. So these all are the work of operating system. यही सारे functions होते हैं operating system के. तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में. फर्स्ट इज प्रोसेसर मैनेजमेंट. अब प्रोसेसर जैसे ही मैं बोलती हूँ प्रोसेसर तो हमारे माइंड में क्या आता है, सीपीयू. सीपीयू के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, सभी को पता है सीपीयू एक्चुअली एक कैबिनेट होता है. उसके अंदर मदरबोर्ड में सारी चीजें, सारे डिवाइसेस क्या होते हैं, अटैच होते हैं, है ना, असेंबल्ड होते हैं. तो वहां पर प्रोसेसर मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसको एक्चुअल सीपीयू कहा जाता है. तो प्रोसेसर को मैनेज करने का काम भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द वर्किंग ऑफ प्रोसेसर बाय एलोकेटिंग वेरियस जॉब्स टू इट.
अब माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है, कोई भी फाइल है उसे एग्जीक्यूट करना, कुछ कैलकुलेशन दिया आपने तो कैलकुलेशन को करना, है ना। जो भी कंप्यूटर पे आप वर्क कर रहे हो वो वर्क को एग्जीक्यूट कौन करता है, प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही टास्क है, आप दिन भर में बस एक ही काम कर रहे हो, हम तो कंप्यूटर में बल्क में काम करते हैं, ओके। तो बहुत सारी जॉब्स देते हैं, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, जॉब्स। जो वर्क आप कंप्यूटर पे कर रहे हो, प्रोसेसर जिन्हें एग्जीक्यूट कर रहा है उन्हें हम जॉब्स बोलते हैं। तो जॉब्स को अलग अलग डिवाइसेस तक अलोकेट करना ही किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट ईच प्रोसेस एंड एप्लीकेशन रिसीव्स इनफ टाइम बाय द प्रोसेसर टू फंक्शन प्रॉपर्ली। अब देखो यहां पे हमने ऐसा बोला है, ऐसा लिखा हुआ है कि प्रोसेसर का काम होता है यूजर्स को डिवाइस अलोकेट करना, ओके। और क्या बोल सकते हैं हम कि हर एप्लीकेशन, हर जो प्रोसेस है उसको इनफ टाइम मिले प्रोसेसर का, क्लियर। अब कैसे इनफ टाइम मिले ताकि हर डिवाइस प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। सपोज आपने कुछ कैलकुलेशन किया, तो कैलकुलेशन जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप इनपुट कर रहे हो, सपोज आपने कोई सा भी नंबर इनपुट करा, सपोज आपने कोई 4 डिजिट के नंबर्स को इनपुट किया, ओके। आपने कुछ इस तरीके के नंबर्स को इनपुट किया मल्टीप्लाई करने के लिए, ओके। अब कंप्यूटर में ये नंबर्स कहाँ जाएंगे, ये आपने मॉनिटर पे लिखा कीबोर्ड का यूज करके, ओके। तो कीबोर्ड से जब ये मॉनिटर पे शो हुए तो ये वर्क भी किसने करा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। ऑपरेटिंग सिस्टम ने इन कीज को इंस्ट्रक्शंस दिया कीबोर्ड को, तो कीबोर्ड से वो मॉनिटर पे डिस्प्ले हुए, मॉनिटर से फिर ये कहाँ जाएंगे, मेमोरी में जाएंगे, मेमोरी में सेव होंगे, फिर वहां पर माइक्रो प्रोसेसर पे कैलकुलेशन होगा। कौन सी यूनिट कैलकुलेट करती है, ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक यूनिट होती है जो ये कैलकुलेशन करती है, वो कैलकुलेशन होगा। तो इनमें लगने वाला टाइम, इन सारी चीजों को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना, ओके। प्रोसेसर इसे कितना टाइम देगा, इनपुट में कितना टाइम लगना है, ये सारी चीजों को कौन मैनेज करेगा, प्रोसेसर मैनेजमेंट। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होगा प्रोसेसर को ये सारी चीजें अलोकेट करना, ओके। अब देखो ये सारे काम तो हो गए, प्रोसेसर को सबसे मेन पॉइंट होता है प्रोसेसर को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि प्रोसेसर ही सबसे मेन पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो ओवरऑल सारी चीजों को मैनेज करता है, ओके। तो समझ में आया प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोसेसर शेड्यूलर होता है जो जॉब्स को शेड्यूल करता है। जॉब मतलब प्रोसेस, हर यूजर जो काम कर रहा है उसे प्रोसेस कहते हैं। कोई आप सॉन्ग सुन रहे हो तो वो एक प्रोसेस हुई प्रोसेसर के लिए, ओके, कि साउंड स्पीकर तक सिग्नल सेंड करना, पर्टिकुलर आपने VLC मीडिया प्लेयर स्टार्ट किया है तो उसे कैसे, उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इस जॉब को कैसे शेड्यूल किया जाए। तो जो काम आप कंप्यूटर पे करते हो उसे जॉब कहते हैं, ओके। और इन सभी को शेड्यूल करने का काम होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट का, और प्रोसेसर मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट। अब देखिए मेमोरी मैनेजमेंट ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा फंक्शन है। मेमोरी मतलब सभी को पता है स्टोरेज डिवाइस जहां पर डेटा सेव होता है, ओके। अब डेटा कैसे सेव होता है, बिट्स में, बाइट्स में सेव होता है, ओके। बिट्स बाइट्स आप सभी को क्लियर है, 0 और 1 के फॉर्म में बिट्स होती हैं। इन बिट्स से मिलता है बाइट, 4 बिट्स मिलकर निबल बनती है। 4 हम बोल सकते हैं ऐसा कि जब 4 बिट्स मिलती है इस तरीके से तो 1 निबल बनता है, ओके। देन जब 8 बिट्स मिलती हैं तो क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। सिंपल, यदि ऐसी 1024 बाइट्स मिलती हैं तो 1 KB बनता है। ऐसी 1024 KB मिलते हैं तो 1 मेगाबाइट बनता है, 1 गीगाबाइट बनता है। तो कंप्यूटर में मेमोरी को मैनेज करना, मेमोरी में जो डेटा होता है वो बिट्स बाइट्स में सेव होता है, GB में, KB में, MB में सेव होता है। ये मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं, ओके। तो अब मेमोरी में डेटा को सेव करने के लिए भी कुछ कंट्रोल्स होते हैं, कुछ मैनेजमेंट होता है जो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ओके। अब मेमोरी कितनी टाइप की होती है आप सभी को पता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ओके। प्राइमरी मेमोरी में होता है रैम और रोम, सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है, फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, मैग्नेटिक टेप जो ओल्ड स्टोरेज डिवाइसेस थे, USB आ जाती है ना। सो अब यहाँ पर इन मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, कौन सा डेटा रैम से हार्ड डिस्क में कॉपी होगा, ओके। हार्ड डिस्क से आप डेटा को एक्सेस करना चाहते हो तो ये सब इंटरनल वर्क होते हैं जो विद इन अ नैनो सेकेंड में, मतलब सेकेंड से भी कम टाइम में होते हैं। अब इन सबको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। सपोज आपकी फाइल कोई हार्ड डिस्क में सेव है, आप उस फाइल को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको कैसे मिलती है वो, तुरंत जैसे ही आप क्लिक करते हो फाइल पे तो फाइल ओपन कैसे हो जाती है,
ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेमोरी में जाके उस फाइल को सर्च करता है और आपको शो करता है। ओके, बट ये सारा काम होता है वर्चुअल, जो आपको दिखता नहीं है, बट ये सारे वर्क जो होते हैं ना, ये प्रोग्राम्स में इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में होते हैं। सो यहाँ पर एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द शेयरिंग ऑफ इंटरनल मेमोरी, रैम, कैशे एक्सेट्रा among the multiple application to ensure the proper execution of every process। जो भी फाइल आप ओपन करना चाहते हो, जो प्रोसेस आप करना चाहते हो, ओके, वो सब किसके थ्रू होती है? कुछ मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होती हैं जिनके थ्रू होती है, और वो कहाँ सेव होते हैं? मेमोरी में सेव होते हैं। ओके, तो मेमोरी से यदि आप वो प्रोग्राम्स को, फाइल्स को, फोल्डर्स को एक्सेस करना चाहते हो, तो इसे मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सो क्लियर? जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है मेमोरी, कैशे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी की यदि हम बात करते हैं तो रैम और रोम आ जाता है। क्लियर? सेकेंडरी मेमोरी की हम बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं इसे हार्ड डिस्क से। क्लियर है? और कैशे मेमोरी एक और मेमोरी होती है जो आजकल सिस्टम के साथ इनबिल्ट, मतलब जो सीपीयू होता है, माइक्रो प्रोसेसर, उसके साथ इनबिल्ट भी आती है, या अलग से भी आप लगा सकते हो। ये सबसे ज्यादा हाई परफॉर्मेंस वाली मेमोरी होती है। ओके, फास्ट एक्सेसिबल, जो फाइल आप रेगुलरली एक्सेस करते हो तो आप उसको कहां से फास्ट एक्सेसिबल कर सकते हो? कैशे से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली काम क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, जो भी एप्स हैं जिन्हें आप यूज कर रहे हो, और वो कहां सेव है? इन मेमोरी में सेव है कहीं भी, तो उसे एक्सेस करने का काम किसका होगा? उसे मैनेज करने का काम किसका होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। ओके, सो दिस इज द सेकंड फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं हम, डिवाइस मैनेजमेंट। अब देखो डिवाइस से क्या मतलब है? यहां पर डिवाइस से मतलब है इनपुट और आउटपुट। अभी हमने प्रोसेसर देखा, फिर हमने क्या देखा? मेमोरी मैनेजमेंट। थर्ड इज डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, MICR, OCR, VCR, सब नाम सुने होंगे आपने। बारकोड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर्स, ये सब क्या होते हैं? सब इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब देखो कंप्यूटर में आप जिस तरीके का डेटा एंटर कर रहे हो, है ना, टेक्स्ट डेटा, वीडियो डेटा, ऑडियो, जो भी डेटा आप इनपुट करते हो वो इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट होता है। तो हर एक इनपुट डिवाइस को जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ, सीपीयू के साथ कनेक्ट करते हो, तो उसे मैनेज करने का काम बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, अब नॉट ओनली इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं। जैसे हम यदि आउटपुट डिवाइस की बात करें तो प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, है ना, वॉट्स, मॉनिटर, दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। ओके, अब जो भी आप इनपुट करते हो वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको आउटपुट मिलता है, है ना, जो भी आपने इनपुट किया उसका कुछ ना कुछ फॉर्म में आपको आउटपुट मिलता है, किसी डिवाइसेस से मिलता है। ओके, तो इनपुट से लेकर आउटपुट तक की प्रोसेस के बीच में पूरा काम कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इन डिवाइसेस को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल IO डिवाइसेस। IO मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इट रिसीव्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम दीज डिवाइसेस, performs the specific task and communicates back to the requesting process। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कुछ कैलकुलेशन का, कि आपने कीबोर्ड से कुछ नंबर्स एंटर करें, वो नंबर्स जाएंगे मेमोरी में सेव होंगे, ALU जो यूनिट है उन्हें कैलकुलेट करेगी, और कैलकुलेट करके हमें वो मॉनिटर पे शो होगा। तो ये जो पूरी वर्किंग हुई, मैनेज किसने किया? ये पूरा जो टास्क था इसे मैनेज किसने किया? ऑपरेटिंग सिस्टम ने, है ना। सो अब मैं आपको यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बना के बताती हूँ जिसमें हमने सीपीयू बनाया हुआ है। यहां पर है आउटपुट यूनिट और इधर है इनपुट यूनिट। ओके, अब यहां पे आ जाती है आपकी ALU जिसमें कैलकुलेशन होता है, CU, और यहां आती है मेमोरी यूनिट। क्लियर? अब यहां पे इनपुट आपने किया कुछ कीबोर्ड से। क्लियर? तो जो कीबोर्ड से आप इनपुट कर रहे हो, सपोज आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई सा भी बड़ा सा कैलकुलेशन आप कर रहे हो, तो ये कैलकुलेशन आपने कीबोर्ड से इनपुट किया, वो जाएगा यहाँ पर ALU, इसे कैलकुलेट करेगा, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगी, मेमोरी यूनिट में डेटा सेव होगा। ALU जब इसका कैलकुलेशन कर लेगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? इसका कैलकुलेटिव आंसर मिल जाएगा। और आउटपुट आपको कहाँ शो होगा? मॉनिटर पे। आप चाहो यदि प्रिंट निकालना चाहते हो तो आपको प्रिंटर पे शो होगा। तो मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, इन डिवाइसेस को भी कौन मैनेज कर रहा है? इनकी वर्किंग को कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, कि ये जो टास्क था ये ALU के पास कैसे गया? ऑपरेटिंग सिस्टम ने इंस्ट्रक्शंस दिया, तब ये सारा डिटेल आपके ALU के पास पहुंचा। ALU का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना। फिर ALU से आउटपुट कैसे जनरेट हुआ? वो भी जनरेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस किसने दी? ऑपरेटिंग सिस्टम ने दी। ऑपरेटिंग सिस्टम से फिर मॉनिटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे डिस्प्ले कैसे हुआ? उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस, इसकी वर्किंग किसने कंट्रोल की? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। तो आपको बेसिकली समझ में आया कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी कैसे कंट्रोल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू।
ओके, नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट। अब देखो फाइल्स क्या हो गई, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप कैसे भी फाइल्स बनाते हो। ओके, सपोज कोई साउंड फाइल होती है जो विंडो वीएलसी मीडिया प्लेयर पे आप एग्जीक्यूट करते हो, है ना। कोई आपका डॉक्यूमेंट फाइल होता है जो आप एमएस वर्ड पे बनाते हो, कोई एक्सेल शीट होती है, या कोई स्लाइड्स होती है, प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो, या कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर की कोई फाइल होती है। तो किसी भी फाइल को मैनेज करने का काम भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब कैसे मैनेज करता है फाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को मैनेज करता है डायरेक्टरी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, डायरेक्टरी के फॉर्म में। ओके, मतलब यहां पर एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जो फाइल्स होती हैं, ओके, वो कैसे अरेंज होती हैं, डायरेक्टरीज के फॉर्म में अरेंज होती है। डायरेक्टरी को यदि हम बोले तो एक ट्री लाइक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, हायरार्किकल। सारी फाइल्स आपकी एक हायरार्किकल वे में स्टोर की जाती हैं, और उस तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन फाइल्स को एक्सेस करता है। Okay, so an operating system keep a track of information regarding the creation, deletion, transfer, copy and storage of a files in organized way। तो ये जो organized way है ना, वो यही डायरेक्टरी ही कहलाता है। कि मतलब जो भी क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन फाइल्स का होता है, यदि आप किसी फाइल को ट्रांसफर कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, कहीं पे सेव कर रहे हो, तो ये सारे जो ऑपरेशंस हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कंट्रोल करता है। ऑर्गेनाइज्ड वे, जैसा मैंने अभी बताया कि एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो फाइल्स को हायरार्की के फॉर्म में, डायरेक्टरीज के फॉर्म में अरेंज करता है, उसी को ऑर्गेनाइज्ड वे कहा है। Okay, it also maintains the integrity of data stored in these files। अब फाइल में जो डेटा है उस डेटा की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करता है, इंक्लूडिंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ये देखो आ गई बात डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की, बात समझ में आया। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे मेन रूट है, सी ड्राइव आपकी रूट हो गई। ओके, रूट के बाद फिर आपने कोई दो फोल्डर्स बना दिए। सपोज आपने एक सॉन्ग्स का फोल्डर बना रखा है, ओके, आपने कोई एक इमेज का फोल्डर बना रखा है, तो अब आपके जो फाइल्स है वो सॉन्ग्स इसमें सारे आ जाएंगे, इमेजेस फाइल इसमें आ जाएगी। तो ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर हुआ, है ना। इसी को डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फाइल्स को इसी फॉर्म में सेव करता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। अब देखिए सिक्योरिटी क्या होता है। सिक्योरिटी आप सभी को पता है, कंप्यूटर में आपका डेटा किस हद तक सेव है ना, किस हद तक सिक्योर है, किस हद तक प्रोटेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे डेटा को, हमारे फाइल्स को, फोल्डर्स को, जो भी टास्क हो रहा है, जो भी टास्क आप कर रहे हो, वो जो भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस के मतलब ड्राइवर्स आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, वर्क कर रहे हैं, इन सारी चीजों की सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, अब इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर। जैसे यदि हम बात करें सिक्योरिटी में टेक्निक्स की, तो आप यूजर नेम, पासवर्ड, फायरवॉल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, यूजर नेम, पासवर्ड, फायरवॉल्स का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन टेक्निक्स का यूज करता है कब, जब आपको अपने फाइल को, डेटा को सिक्योर करना है। ओके, so an operating system provide various techniques that ensure the integrity and confidentiality ऑफ द यूजर्स डेटा। यूजर्स के डेटा की इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ यूजर नेम, पासवर्ड एंड फायरवॉल्स। फायरवॉल्स आपको क्लियर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। ओके, जो ऑनलाइन जो ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करता है, कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनसे हमें बचाता है। ओके, तो सिक्योरिटी की पर्पस से यदि हम बात करें तो फायरवॉल बेस्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट इज एरर डिटेक्शन। देखो अब नेक्स्ट फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का एरर डिटेक्शन का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एरर को भी डिटेक्ट कर सकता है। ओके, एरर को कैसे डिटेक्ट करेगा, सपोज आपका कीबोर्ड है या माउस है, वर्क नहीं कर रहा है, सब प्रॉपर कनेक्शन है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है, हो सकता है कुछ इशू आ रहा हो, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे एक एरर आती है कि डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, या डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। तो ये एरर कहां से आती है, कभी सोचा है आपने?
आपका सपोज माउस, कीबोर्ड या कुछ भी चीज कनेक्टेड नहीं है कंप्यूटर सिस्टम से प्रॉपर, तो आपको तुरंत मैसेज आता है, डिस्प्ले होता है कि डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड प्रॉपर्ली। तो ये मैसेज कौन डिस्प्ले कर रहा है, ये सारा काम कौन करता है, ये काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एरर को डिटेक्ट करने का काम कि सिस्टम में कोई सा सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, कोई सा इनपुट डिवाइस से यदि इनपुट नहीं पहुंच रहा है, आउटपुट डिवाइस तक आउटपुट नहीं आ रहा है तो कैसे नहीं आ रहा है, उस एरर को डिटेक्ट करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स द सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट और मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज। अब यदि सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर हमारा कब खराब होता है, कब वर्क नहीं करता, बहुत हैंग कब होता है हमारा सिस्टम, जब कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है या जब आपने बहुत सारा उसमें डेटा सेव करके रखा हो, है ना। जैसे मोबाइल में जब हम डेटा सेव करके रखते हैं तो हैंग होने के चांसेस होते हैं। तो सिंपल वैसी इन सारी चीजों को चेकआउट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इट चेक्स द हार्डवेयर फॉर एनी टाइप ऑफ डैमेज, डिस्प्ले अप्रोप्रिएट अलर्ट्स टू द यूजर्स। सो नेक्स्ट इज जॉब शेड्यूलिंग। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज जॉब शेड्यूलिंग। अब जॉब से सभी को क्लियर है अच्छे से क्या होता है जॉब। ओके, जॉब का मतलब है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा है, ओके, जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को बोलते हैं जॉब। मतलब यूजर जो काम कर रहा है कंप्यूटर पे, सपोज आप कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई फाइल बना रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, या कुछ आप मूवी देख रहे हो, कोई गेम प्ले कर रहे हो, इट मींस कंप्यूटर में वो सारी चीजें कैसे जाती हैं, जॉब्स की तरह जाती हैं। मतलब प्रोसेसर उन्हें ये देखता है कि यूजर क्या क्या काम कर रहा है, वो वर्क, वो प्रोसेस को जॉब कहते हैं। तो अब यूजर जब एक साथ मल्टीपल काम कर रहा होता है तो उसको शेड्यूल कौन करता है, उन जॉब्स को, उनके वर्क को प्रॉपर मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे, सपोज मैं वर्क कर रही हूं कंप्यूटर सिस्टम पे, ओके, तो अब सॉन्ग भी सुन रहे हैं हम, साथ में हम कोई डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिंटिंग का भी काम चल रहा है, ओके, कुछ स्पीकर में सॉन्ग चल रहा है, प्रिंटर भी वर्क कर रहा है, कुछ भी आप टाइप कर रहे हो, कोई स्लाइड भी बना रहे हो, साथ में एक साइड में गेम भी प्ले कर रहे हो। तो जब इतना सारा काम एक साथ हो रहा है कंप्यूटर सिस्टम पे, तो क्या आप सोच सकते हो कि माइक्रो प्रोसेसर उन सारी चीजों को एक साथ कैसे मैनेज कर रहा है। ये जो सारी चीजें हैं, जो सारी प्रोसेस एक साथ हो रही है, उन्हें जॉब्स कहते हैं। इन सारी जॉब की शेड्यूलिंग कैसे हो रही है कि पहले क्या होगा, फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, फिर क्या एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो जब मल्टीपल वर्क होते हैं, मल्टीपल टास्क होती है, मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट करना होता है, तो वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है इनकी शेड्यूलिंग का। तो जॉब शेड्यूलिंग इज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर मल्टीपल प्रोग्राम्स मतलब मल्टीपल जॉब्स रन एट द सेम टाइम। जब एक सेम टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम्स या प्रोसेस या जॉब्स रन होती है, द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइंस which application should run and in what order, कि पहले कौन सा एप्लीकेशन रन होगा और क्या ऑर्डरिंग होगी इन सारे टास्क को करने की, ओके, एग्जीक्यूट होने की। सो इट चेक्स हाउ मच टाइम शुड बी अलोकेटेड फॉर ईच एप्लीकेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है कि किस टास्क को कितना टाइम देना है और कितनी देर तक ये टास्क चलना है, ओके, कितने टाइम के लिए सीपीयू को अलोकेट करना है, प्रोसेसर को अलोकेट करना है उस टास्क के लिए। ओके, तो यहाँ पे जॉब शेड्यूलिंग क्लियर हुआ आपको कि कैसे होता है। सो ये था लास्ट फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का। हमने जो सारे फंक्शंस देखे अभी तक, होप आपको सारे समझ में आए। प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग, एरर डिटेक्शन, सिक्योरिटी, ये सब क्या है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है और इन सब में कंप्राइजेस है हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो देखा जाए तो ओवरऑल जो वर्क है हर डिवाइस का, हर सॉफ्टवेयर का रिलेटेड, वो कौन कंट्रोल करता है, कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ चैप्टर नंबर 8 ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 से। ओके, सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ फंक्शंस बताए थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब यदि कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी फंक्शन से रिलेटेड तो आप उसका आंसर अच्छे से लिख सकते हो, या कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आता है तो आप उसे इजीली कर सकते हो। ओके, सो क्या फंक्शंस हमने देखे थे, लेट मी रिवाइज यू। प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट और जॉब शेड्यूलिंग, सिक्योरिटी, है ना, और हम बोल सकते हैं एरर डिटेक्शन। तो ये सारे कुछ क्या थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस थे। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं।
ओके, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को किस कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम तो सबको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। जिसने भी मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले वीडियो देखी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें अच्छे से क्लियर की है। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, हमारे होल कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है ना। हर एक टास्क को, या कोई वो सॉफ्टवेयर हो, कोई हार्डवेयर हो, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम हो, सीपीयू हो, मेमोरी हो, हर एक पार्ट को मैनेज करना, कंट्रोल करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, सो यहाँ पर टाइप्स क्या क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए बहुत कंफ्यूजिंग से नाम है, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, मल्टी थ्रेडिंग, रियल टाइम ना, ये कुछ सिमिलर नेम्स भी है, तो यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि ये क्या है, इतने सारे एक जैसे नाम है तो इनकी वर्किंग कैसे डिफरेंट है। सो डोंट वरी, बहुत इजी है, इनकी डेफिनेशंस भी इजी और इन्हें समझना भी बहुत इजी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस, फर्स्ट टाइप इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, हम एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्लियर है, सिंगल यूजर समझिए, जब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक यूजर वर्क कर सकता है एट अ टाइम, एक समय में एक ही यूजर काम कर सकता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। बात समझ में आई कि सिंगल टाइम में, एक टाइम में एक ही यूजर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कैसे कैसे, यहां पे मैं एग्जांपल आपको बताती हूं एमएस डॉस का। किसका एग्जांपल? एमएस डॉस का। ओके, एमएस डॉस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट का, वो था डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब आप कुछ वर्क करते हो तो वो वर्क एक यूजर एक ही टाइम पे कर सकता है। मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इनमें जो वर्क करते हो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे करते हो। मतलब यहां आपको कुछ कमांड्स लिखनी होती है, कुछ कोड लिखने होते हैं, कोड नहीं बोलेंगे, कमांड से लिखनी होती है। ओके, जैसे आपको ये एक व्यू दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैक कलर की स्क्रीन है, स्टार्टिंग एमएस डॉस। जब आप एमएस डॉस को स्टार्ट करते हो, अपने सिस्टम पे यूज करते हो, तो आपको इस तरीके से स्क्रीन शो होती है। ये सी ड्राइव है आपकी, सी प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, इसको सी प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ओके, सो अब तो नहीं यूज होता है एमएस डॉस, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अब हम यूज नहीं करते हैं, अब तो हम बहुत एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ओके, जैसे विंडोज 10। क्लियर? तो ये सी प्रॉम्प्ट होता है, यहाँ पे आपको लिखने होते हैं कुछ कमांड्स। सपोज आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है तो आप कॉपी कॉन फाइल का यूज करते हो, कमांड का यूज करते हो। आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो आप dir कमांड का यूज करते हो। यहाँ पे आप लिखते हो dir कमांड, फिर फोल्डर का नाम। तो ऐसे यहाँ पर हमें एमएस डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसमें एक ही यूजर एट अ टाइम काम कर सकता था और ऐसे कमांड लाइन के फॉर्म में काम होता था। ओके, जो भी आपको फाइल फोल्डर क्रिएट करना है, कुछ चेंजेस करना है, फाइल में कुछ डेटा लिखना है, वो सब हमें ऐसे कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे ही लिखना होता था। ओके, सो इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दीज ऑपरेटिंग सिस्टम कुड सपोर्ट ओनली वन यूजर टू डू थिंग एट अ टाइम। एट अ टाइम एक ही यूजर कोई भी काम कर सकता है। द मोस्ट पॉपुलर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.1, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 एंड माइक्रोसॉफ्ट डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिनके मैंने डायग्राम भी आपको शो किए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.1, डॉस, दीज आर द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत ओल्ड हो चुके हैं, अब यूज नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टाइप होता है, ग्राफिकल यूजर। अब सिंगल यूजर में टोटली काम कैसा हो रहा था? कमांड्स के फॉर्म में। मतलब आपको कुछ कुछ लिखना है, कुछ कमांड्स लिखनी है, कोई फाइल फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको कमांड्स लिखनी है। ओके, कोई आइकन शो नहीं हो रहा था, आपको कोई बटन शो नहीं हो रहा था क्लिक करने के लिए, या कोई इमेज या कोई पिक्चर, कुछ भी शो नहीं होता था। ओके, सिर्फ आपको लिखना है कमांड, कुछ भी वर्क करना है उसके लिए भी आपको कमांड लिखनी है। सी ड्राइव में कोई फाइल बनानी है तो उसके लिए आपको कमांड लिखनी थी, किसमें? सिंगल यूजर में। लेकिन नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल का मतलब क्या हुआ? कुछ पिक्चर्स, कुछ ग्राफिक्स। ओके,
तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप पिक्चर्स, कुछ मेन्यूज, आइकन्स के थ्रू इंटरैक्ट करते हो। ओके, तो देखिए जब कमांड के फॉर्म में आप इंटरैक्शन करते हो तो वो चीज यूजर को अच्छे से समझ नहीं आती है, लेकिन वही चीज आपको कैसे दिखती है, किसी आइकन के फॉर्म में दिखती है, ओके, कुछ पिक्चर्स के फॉर्म में दिखती है। क्लियर? तो हमें वो चीज जल्दी समझ में आती है। तो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें कुछ पिक्चर्स थी, ग्राफिक्स थे, आइकन्स थे, मेन्यूज थे, जिसको देखकर आप इजीली इंटरैक्ट कर सकते थे। यूजर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इजीली इंटरैक्ट हुआ। ओके, सो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज ग्राफिक बेस्ड। किस बेस्ड पर थे? ग्राफिक बेस्ड। और सिंगल यूजर कैसे थे? कमांड बेस्ड। बात समझ में आ रही है? एंड इंटरैक्टिव इन नेचर। कैसे है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम? ग्राफिक बेस्ड एंड इंटरैक्टिव इन नेचर। इन इट मेन्यूज एंड आइकन्स, बहुत ध्यान से समझिए, इसमें मेन्यूज और आइकन्स हैं, आर अवेलेबल टू परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन देम। आप आइकन्स पे, मेन्यूज पे क्लिक करके कोई भी फाइल फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, सपोज आपको कोई फाइल बनानी है तो फाइल भी आपको आइकन के फॉर्म में शो हो सकती है, आप उस पर क्लिक करो, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। बात समझ में आया? लेकिन सिंगल यूजर में क्या करना था, हमें कोई फाइल भी क्रिएट करनी तो कमांड के फॉर्म में आपको लिखना पड़ रही थी। तो ये क्या हुआ? ग्राफिक बेस्ड हुआ। सिंगल यूजर क्या हुआ? कमांड बेस्ड हुआ। क्लियर हुआ? अब इसमें कुछ मेन्यूज, आइकन्स होते हैं जो जिसके थ्रू यूजर डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, लिनक्स एक्सेट्रा। मतलब विंडोज ने ही डॉस के बाद 3.1 जो हमने अभी देखा, जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम थे, उनके बाद विंडोज 95, विंडोज 99, विंडोज एक्सपी, ओके, विंडोज 7, 8, 10, ये सब क्या है? ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस हैं। ओके, मतलब उन ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स है जो हमें जीयूआई प्रोवाइड करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। मैक, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बने गए। कब? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद। ओके, नेक्स्ट इज मल्टी यूजर। अब देखिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ। अभी हमने सबसे पहला सिंगल यूजर देखा जिसमें एक ही यूजर एट ए टाइम वर्क कर सकता है। ओके, उसमें सिर्फ कमांड लेवल पे वर्क होता है। फिर हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखा जिसमें आइकन्स, मेन्यूज, कुछ ग्राफिक्स होते हैं जिनको यूज करके इजीली यूजर इंटरैक्ट कर सकता है। ओके, अब नेक्स्ट है मल्टी यूजर। मल्टी यूजर मतलब मल्टीपल यूजर वर्क कर सकते हैं। अब मल्टीपल यूजर वर्क कर सकते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर तो बोलते हैं, लेकिन कैसे मल्टीपल यूजर वर्क कर सकते हैं समझिए। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन वन यूजर। मल्टी यूजर का मतलब एक से ज्यादा यूजर जो क्या करते हैं, टू यूज द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम। एक सेम टाइम पे जब एक से ज्यादा यूजर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंप्यूटर को यूज करते हैं तो उन्हें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ओके, सम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉल इन दिस कैटेगरी। इसमें वही सारे आ गए आपके लाइनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो अभी जीयूआई में हमने देखे। ओके, वही क्या हुए, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुए। तो आपको बात समझ में आई? जीयूआई में क्या देखा हमने? ग्राफिक्स के फॉर्म में ग्राफिक्स बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ वो जीयूआई हुआ। सेम एग्जांपल है, वही एग्जांपल मल्टी यूजर में भी है। मतलब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है, नाम से उनको अलग अलग किया हुआ है, उनके काम से उन्हें अलग अलग किया हुआ है। Okay, next, Windows 2000 was first version of Windows which allowed the user to create several user account on a single machine. एक सिंगल मशीन में Windows 2000 जो वर्जन था ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें कितने मल्टीपल यूजर्स अपने अकाउंट्स क्रिएट कर सकते थे। ओके, तो मल्टीपल यूजर्स अपने अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, इट मींस क्या हुआ? इट मींस कि मल्टीपल यूजर उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं एट द सेम टाइम। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका एग्जांपल क्या बताया मैंने आपको? माइक्रोसॉफ्ट 2000। जैसा आपको यहां पे शो हो रहा है कि एक मेन सिस्टम है और इससे मल्टीपल सिस्टम्स कनेक्टेड है। ये मल्टीपल यूजर्स हैं जो क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके, सो नेक्स्ट इज ओके, सो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ? नाम से समझना, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, टास्क मतलब प्रोसेस। एक से ज्यादा टास्क जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है मल्टीटास्किंग। ओके, द एबिलिटी टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ सिंगल इंस्टेंट ऑफ अ टाइम। एक सिंगल इंस्टेंट ऑफ अ टाइम मतलब एक द सेम टाइम पर जब एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म होती है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो कहलाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं।
Okay, an operating system that is capable of doing multiple tasks or executing process while using common processing resources like CPU. मतलब एक CPU है, एक common CPU है, resource है, उसके यूज करके multiple task at the same time perform हो रही है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सो क्लियर हुआ मल्टीटास्किंग? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे एक यूजर एट ए टाइम वर्क कर सकता है, जिसमें आप वर्क करते हो कमांड प्रॉम्प्ट पे, कमांड लाइन में. तो कमांड बेस्ड जो होता है वो सिंगल यूजर. सेकेंड हमने पढ़ा कौन सा? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. मतलब ग्राफिक बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें आइकन्स, मेन्यूज होते हैं, यूजर जिनके थ्रू डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं, तो वो कहलाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम. थर्ड हमने क्या देखा था? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी यूजर जिसमें मोर देन वन यूजर वर्क कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एक से ज्यादा यूजर, वो कहलाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट हमने देखा मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज्यादा यूजर्स जब एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म करते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग की बात हो रही है. इट मींस कि यहाँ पे एक से ज्यादा टास्क, एक से ज्यादा प्रोसेस की बात हो रही है. सीपीयू अकेला जब वो एक से ज्यादा प्रोसेसेस को हैंडल करेगा यूजर्स की, तो वो कहलाएगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज मल्टी थ्रेडिंग. अब मल्टी थ्रेडिंग क्या हुआ? थ्रेड का मतलब यहां भी क्या हुआ है? प्रोसेस से ही है. थ्रेड का मतलब क्या है? प्रोसेस ही है. तो मल्टी थ्रेडिंग जब एक से ज्यादा प्रोसेस हो रही है एग्जीक्यूट किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, तो वो मल्टी थ्रेडिंग होगा. ओके, बट ये डिफरेंस कैसे? मल्टी थ्रेडिंग होती है जब कोई सिस्टम नेटवर्क में कनेक्ट होता है. ओके, सो these are operating system that allow different parts of an application program to run simultaneously. देखिए ये डिफरेंस है यहाँ पर कि जब किसी एक सॉफ्टवेयर का, किसी एक प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उससे हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग. तो थ्रेडिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? जो थ्रेड मतलब प्रोसेस, जब किसी एक सॉफ्टवेयर के अलग अलग पार्ट्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब अलग अलग थ्रेड्स जो है वो एक साथ यूज हो रहे हैं, एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. द फीचर ऑफ मल्टी थ्रेडिंग कैन डिले द एग्जीक्यूशन रेस्पॉन्स ऑफ सर्टेन प्रोसेसेस. इसका एग्जाम्पल देखिए, मैंने एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा. इफ यू होस्ट अ गेम सर्वर, ओके, ऑन लैन. अब लैन का फुल फॉर्म पता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क. एक नेटवर्क में सपोज 10 सिस्टम कनेक्टेड है. ओके, अब वहां पर एक सर्वर सिस्टम है, गेम सर्वर सिस्टम, जिसपे गेम्स के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, कोई सा भी गेम हो सकता है. क्लियर? योर फ्रेंड विल यूटिलाइज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम गेम बाय कनेक्टिंग विथ योर मशीन एट द सेम टाइम. आपका जो फ्रेंड्स हैं वो उसी गेम के अलग अलग पार्ट को क्या कर रहे हैं? अलग अलग मशीन्स पे यूज कर रहे हैं. बात समझ में आई? सपोज 10 सिस्टम कनेक्टेड है और सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं वो 10 सिस्टम पे बैठे हुए और एक मेन सर्वर सिस्टम पर वो प्रोग्राम रन हो रहा है, और बाकी जो 10 सिस्टम से यूज कर रहे हैं जो आपके फ्रेंड्स, वो अलग अलग पार्ट को यूज कर रहे हैं एक सेम टाइम पे किसी सॉफ्टवेयर के, किसी गेमिंग सॉफ्टवेयर के, तो उससे कहते हैं हम मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सर्वर सिस्टम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कौन सा होगा? मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. Okay, so all the resources will be utilized from your machine which can degrade the performance of your system. तो मल्टी थ्रेडिंग भी समझ में आया अच्छे से, मल्टीटास्किंग भी क्लियर है. नेक्स्ट इज ये मल्टी थ्रेडिंग का एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ शो किया हुआ. ये एक सिस्टम है, ये उसका प्रोसेसर है. अब देखिए यहाँ पे एंटीवायरस, ईमेल, कोई सॉन्ग, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो सारी चीजें आप यूज कर रहे हो, आप एक्सेस कर रहे हो, ओके, तो वो क्या कहला रहा है? थ्रेड्स कहला रहे हैं. मतलब मल्टीपल थ्रेड्स एक सिंगल सिस्टम से यूज किए जा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS के नाम से भी जानते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. अब वो प्रोसेस, वो टास्क जो रियल टाइम में होती है, रियल टाइम की बात करते हैं, मतलब ये भी रिलेटेड है इंटरनेट से. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किससे रिलेटेड है? इंटरनेट से. ये जो रियल टाइम में जो टास्क होने वाली, जो प्रोसेस होने वाली, वो इंटरनेट का यूज करके होने वाली है. ओके, सपोज आप टिकट बुक करते हो, क्लियर, या आप कोई शॉपिंग करते हो, ओके, तो जिस वेबसाइट का आप यूज कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम में ना, तो हर टाइम 24/7 आवर्स सारी चीजें अवेलेबल होती है. आप किसी भी टाइम पे वो काम कर सकते हो और उनके सर्वर सिस्टम से आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स भी मिलता है. तो इस काम के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो कहलाते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. RTOS is designed to handle real-time scenarios
एंड प्रॉब्लम्स, रियल टाइम के जो सिनेरियोज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हैंडल करने के लिए RTOS ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. सच ऑपरेटिंग सिस्टम हैव द कैपेबिलिटी टू प्रायोरिटाइज एंड प्रोसेसेस, मिनिमाइज एग्जीक्यूशन टाइम एंड वर्क इंडिपेंडेंटली. बहुत ध्यान से समझिए कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनमें कैपेबिलिटी होती है हर टास्क को प्रायोरिटाइज करने की, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक सिंगल यूजर इंटरनेट पे सिर्फ एक ही यूजर है जो टिकट बुक करेगा. मिलियंस ऑफ यूजर्स होते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, वो सभी, उनमें से हो सकता है कि 50-60 मिलियन यूजर्स टिकट बुक कर रहे हो एट सिंगल टाइम पे. ओके, तो आप बहुत ध्यान से समझिए कि इतने यूजर्स जब एक टाइम पे ये काम कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो जो सर्वर सिस्टम है वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कौन सा होगा जो इतने सारे यूजर को इंटरनेट पर ऑनलाइन हैंडल करेगा, उनके प्रोसेस को, उनके टास्क को, तो उससे बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, और ये प्रायोरिटाइज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि किस यूजर के टास्क को पहले एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन टाइम कितना कम होना चाहिए, और कैसे वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके. ओके, सो इसका एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. व्हेनेवर यू बुक एन एयर टिकट ऑनलाइन, यू आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विथ रियल टाइम मशीन. आप क्या करते हो, एक रियल टाइम मशीन के साथ में कम्युनिकेट कर रहे होते हो, विच इज हैंडलिंग योर डेटा इंडिपेंडेंटली, गिविंग यू इंस्टेंट रिस्पॉन्स, securing your information while maintaining the same feature of all the other customers who are online that moment. जो अभी मैंने आपको बात बताई वो पूरा यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, सो अब आपको समझ में आया RTOS क्या हुआ. ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. अब देखो, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना. ओके, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपने टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है. ओके, या हम इसको और अच्छे तरीके से भी ऐसे भी समझ सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इट मींस कि ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो इंटरनेट पे तो होते ही, मतलब इंटरनेट का यूज होता है, इसमें नेटवर्क का यूज होता है, नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंप्यूटर्स में. ओके, सपोज जियोग्राफिकल रेंज में कोई दूसरी सिटी में बैठा यूजर है, कोई दूसरी सिटी में यूजर बैठा हुआ है. अब उनके जो कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है और वो दोनों एक ही सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करना चाहते हैं, सेम ही सॉफ्टवेयर पे वर्क करना चाहते हैं, तो वो नेटवर्क में जब कनेक्टेड और ऐसा करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो इट रन्स ऑन कंप्यूटर्स दैट आर लोकेटेड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज, इंटरकनेक्टेड थ्रू नेटवर्क. क्लियर? क्या बताया मैंने अभी आपको कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये रन होते हैं उन कंप्यूटर्स पे जो कहां लोकेटेड होते हैं, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में, और इंटरकनेक्टेड होते हैं नेटवर्क से. क्लियर? It controls these interconnected systems and makes them appear to be a single computer. अब वो कंप्यूटर सिस्टम जो अलग अलग सिटीज में कनेक्टेड हैं, ओके, लेकिन जब वो वर्क कर रहे हैं तो एक सिंगल सिस्टम की तरह वर्क कर रहे हैं. ओके, मतलब जो टास्क वहां पे वर्क हो रहा है, सिटी ए में जिस कंप्यूटर में वर्क हो रहा है, सिटी बी में जिस कंप्यूटर पे वर्क हो रहा है, वो मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह यूज हो रहा है. ओके, सो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. इट अलाउ ऑल द लिंक्ड मशीन्स to access the data, software, process task over a network of geographical dispersed computer. Geographically जितने भी computers dispersed है अलग अलग areas में, उन सबको collectively एक single machine की तरह work करवाने के लिए distributed operating systems use होते हैं. Okay? So distributed operating system भी clear हुआ. इसका एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, मैंने इस डायग्राम में अच्छे से क्लियर शो किया हुआ है. देखो, ये कंप्यूटर सिस्टम है, इससे ये लैपटॉप कनेक्टेड है, ये सारे जो कनेक्शन है ये नेटवर्क के थ्रू कनेक्शन है, और इन सभी का डेटा ये मेन सिस्टम भी एक्सेस कर सकता है या ये सारे सिस्टम भी एक्सेस कर सकते हैं. कोई सा भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो इसमें यूज हो रहा है वो ये सारे सिस्टम में भी यूज हो सकता है. ओके, तो जब ये सारे मिलकर काम करेंगे तो एक कलेक्टिवली एक सिस्टम की तरह यूज होगा, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो ये लास्ट था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो अभी हमने कुछ 5-6 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स देखे जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, ग्राफिकल यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, रियल टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. इन सब में डिफरेंसेस भी अच्छे से क्लियर हुए होंगे. ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपकी बुक में है. ओके, जो लेटेस्ट है, जिसपे सभी वर्क कर रहे हैं, दैट इज विंडोज 10. विंडोज 10 एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आइकन्स, ग्राफिक्स और बहुत सारे स्पेशल फीचर्स के साथ इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था. ओके, और इसके बाद भी विंडोज 11 भी आ चुका है जो इससे ज्यादा एडवांस फीचर के साथ में लॉन्च हुआ है. ओके, अब विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड्स लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी. ये जो विंडोज 10 है, विंडोज बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किए हैं सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जो है वो भी एक विंडो माइक्रोसॉफ्ट का
ही सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका हम यूज करते हैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए। कोई आपको प्रोग्राम बनाना है, कोई रिपोर्ट लिखनी है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो ओके सो ये क्या प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने बताया अभी आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, इट मींस कि ये इंटरैक्शन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर पे, यूजर इजीली काम कर सके, है ना। मतलब कोई कमांड या कोई ज्यादा टेक्निकल हार्ड नहीं होता है इस पे वर्क करना। आपको यदि कोई कंप्यूटर सिस्टम को पीसी को अपने ओपन करना है तो दिस पीसी से आइकन आपको मिल जाता है, आप इजीली उसे एक्सेस कर लेते हो। आपको एक आइकन दिखता है, ओके, तो वहां से आप डायरेक्टली उसे एक्सेस कर सकते हो। ओ क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम इसे क्या बोल सकते हैं, यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली मतलब यूजर उस पर इजीली वर्क कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे ग्राफिक्स होते हैं, ऐसे पिक्चर्स होते हैं जिसको देखकर यूजर इजीली इंटरैक्ट करता है। Okay, Windows is called so because its interface resembles a glass window through which you can see and have different views. ओके, अब विंडोज 10 कैसे शो होता है, कुछ इस तरीके से शो होता है आपके सिस्टम्स पे भी। होप आपके लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर सिस्टम से विंडोज 10 इंस्टॉल होगा तो आपको इसको समझने में बहुत इजी होगी। ओके, नाउ विंडोज 10 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज रिलीज्ड ऑन 29 जुलाई 2015। कब रिलीज किया गया था विंडोज 10 को? 29 जुलाई 2015 में। इट इज मोर अट्रैक्टिव देन विंडोज 7 एंड 8 provides complete set of new features like pictures, themes and icons. ओके, क्यों? क्योंकि 7 और 8 से क्यों ज्यादा पॉपुलर है? बिकॉज इसकी जो थीम है, इसमें जो आइकन्स है, पिक्चर्स है और बहुत सारी जो चीजें हैं विंडोज 7 8 से डिफरेंट है। ओके, जिसका यूज हम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग विंडोज। अब विंडोज कैसे स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल पार्ट भी है जो आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। इवन आप सभी ने यूज भी किया होगा क्योंकि बेसिक है। When you switch on the computer, Windows starts automatically and displays a welcome screen with the login messages. आप सभी ने अपने कंप्यूटर सिस्टम में लॉगिन पासवर्ड डाल के रखा होगा, क्लियर। जैसा कि मैंने अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो जब आप कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। मतलब कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं ओवरऑल वो सभी लोड होते हैं, लाइक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ओके, कुछ जो भी आपके मोबाइल में प्रोग्राम्स है वो सारी चीजें लोड होती हैं। वो सारी चीजों की चेकिंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कि सारे डिवाइसेस, सारे सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं। ओके, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ। आफ्टर दैट आपको एक लॉगिन मैसेज शो होता है। ओके, वेलकम स्क्रीन शो होती है, कुछ इस तरीके से वेलकम स्क्रीन आती है। इट इज फॉलोड बाय फर्स्ट स्क्रीन विंडोज नोन एज डेस्कटॉप। एंड आफ्टर दैट जो आपको विंडो शो होती है, सबसे पहली विंडो जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ओके, ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। इट कंटेन्स सम ग्राफिक सिंबल्स एंड पिक्चर्स कॉल्ड आइकन्स। अब डेस्कटॉप पे क्या प्रेजेंट होता है? डेस्कटॉप पे आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से डेस्कटॉप का व्यू आपके सामने होता है। हाँ, वो बात अलग है कि आप कुछ वॉलपेपर्स डिफरेंट सेट कर देते हो। ओके, सो डेस्कटॉप पे बेसिकली आपको क्या मिलता है? बेसिकली आपको मिलते हैं आइकन्स और मिलती है टास्क बार। ये दो चीजें होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है डेस्कटॉप पे होना। ओके, आइकन्स और डेस्कटॉप। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, बट बेसिकली किसी भी डेस्कटॉप पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पे आपको आइकन्स और टास्क बार हमेशा मिलती है। ओके, आइकन्स क्या होते हैं? स्मॉल पिक्चर्स होते हैं, ओके, किसी भी फाइल के, क्लियर, या किसी फोल्डर के, ओके, जहां से आप क्विकली एक्सेस कर सकते हो किसी अपनी फाइल, फोल्डर को या किसी सॉफ्टवेयर को। तो आइकन्स क्या हुए? डेस्कटॉप के स्मॉल पिक्चर्स होते हैं जो हमें फर्स्ट स्क्रीन पर मिलते हैं, जहां से आप किसी भी सॉफ्टवेयर, फाइल, फोल्डर को इजीली, क्विकली एक्सेस कर सकते हो विदाउट गोइंग इनसाइड। ओके, मतलब आप सीडी ड्राइव में बिना जाए डायरेक्टली यहां से एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट, यहां पे मैंने बताया आपको टास्क बार। तो टास्क बार आपको एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन दिखती है। अब इस टास्क बार को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। टास्क बार में आपको लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन दिखता है, बीच में आपको कुछ नेविगेशन एरिया शो होता है और राइट साइड में आपको सिस्टम ट्रे दिखती है। सिस्टम ट्रे में आपको कुछ डेट एंड टाइम लाइक ओके और कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं, जैसे स्पीकर का हो गया, वॉल्यूम का हो गया, ओके, वो कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होते हैं। ओके, सो डेस्कटॉप सबको क्लियर? अब हम डेस्कटॉप की कुछ डेफिनेशन जान ले ताकि कभी एग्जाम में यदि डेस्कटॉप लिखने को आता है तो आप लिख सकते हो। दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन। व्हेनेवर यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, द फर्स्ट स्क्रीन जो अपीयर होती है वो डेस्कटॉप होती है। डेस्कटॉप क्या कंटेन करता है? आइकन्स, टास्क बार कंटेन करता है। ओके, आइकन्स क्या होते हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द वर्ड डेस्कटॉप हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रियल लाइफ डेस्कटॉप, द टॉप ऑफ योर वर्किंग टेबल, where you may find notepad, calculator files.
ओके आप सभी की रियल लाइफ में एक टेबल होती है, उस टेबल पे आप सारा सामान प्रॉपर अरेंज करके रखते हो। कैसे अरेंज करते हो? कुछ कैलकुलेटर होता है, कुछ फाइल्स होती हैं, आपका बैग होता है, पेन होल्डर होता है, वो सारी चीजें आप जैसे अरेंज करके रखते हो अपनी मेन टेबल पे, वैसा ही डेस्कटॉप होता है सिस्टम में, जहां पे आपकी सारी चीजें अरेंज्ड होती हैं, जहां पे आपके फाइल्स, फोल्डर्स, आइकन्स के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। Okay, so the desktop of Windows R serves the same purpose. You can find various icons like shortcut icons, document icons, disk drive icons on your computer's desktop. Okay, next. डेस्कटॉप कुछ इस तरीके से शो होता है, जैसे आपको यहाँ पे कुछ आइकन्स दिख रहे हैं, व्हाट्सएप है, ओपेरा वेब ब्राउजर है। ओके तो वेब कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्कटॉप पे आइकन्स होते हैं? आपका दिस पीसी नाम से अपना माई कंप्यूटर होता है, रिसाइकल बिन होता है, नेटवर्क प्लेसेस होता है, और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आप चाहते हो वो यहाँ पर होते हैं आइकन्स के फॉर्म में। क्लियर? देन नीचे हमें टास्क बार शो होती है। टास्क बार के लेफ्ट साइड पे स्टार्ट होता है, राइट साइड पे टाइम बार होती है, जैसे हमने सिस्टम ट्रे देखा। अब आइकन्स क्या हो गए? स्मॉल ग्राफिक पिक्चर्स और सिंबल्स डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन कॉल्ड आइकन्स। तो वो स्मॉल ग्राफिक पिक्चर्स जो डिस्प्ले होते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर, उन्हें बोलते हैं आइकन्स। एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि स्मॉल ग्राफिक पिक्चर्स ऑन डेस्कटॉप इज नोन एज आइकन्स। ओके, द यूजर कैन परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस थ्रू दीज आइकन्स. Each icon has a program dedicated to it runs when the icon is double clicked. आइकन कब एग्जीक्यूट होता है? आइकन के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं, जिस भी फाइल फोल्डर का आपने आइकन बनाया हुआ, उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो? उस पर डबल क्लिक करके। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हो तो आइकन के अंदर जो भी फाइल फोल्डर है वो आप उसे क्विकली एक्सेस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज ये कुछ आइकन्स के एग्जांपल्स मैंने यहाँ शो किए हुए हैं, जैसे आपको समझ भी आ रहा होगा। ये आपका गूगल लोकेशन मैप के लिए हो गया, क्रोम हो गया, ठीक है, डेट एंड टाइम के लिए क्लॉक हो गया, कैलकुलेटर। सो दीज ऑल आर दी आइकन्स अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप पे होते हैं। अपने मोबाइल फोन्स पे भी आपने देखा होगा ना, जो आपका मेन स्क्रीन होता है, उस पर आप कुछ आइकन्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, किसी का भी आईडी होता है तो आप वो भी इसके शॉर्टकट्स भी रख सकते हो। सिंपल वैसी सिस्टम पे होता है। ओके, नेक्स्ट इज मेन्यूज। अब मेन्यू क्या हुआ? मेन्यू यहाँ पे बात हो रही है, तो मेन्यू हेल्प करता है यूजर को इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने में और प्रोग्राम और किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में। ओके, जब भी आपको कोई कमांड देनी है, सपोज आपको कोई नई फाइल ओपन करनी है या आपको कुछ रन करना है, ओके, तो उसके लिए हम मेन्यूज का यूज करते हैं। आपको कुछ सेव करना है फाइल, तो आप सेव बटन पे जाते हो मेन्यूज में जाके, तो वहां से आप सेव करते हो। क्लियर? तो मेन्यू कंटेन्स ऑर्गेनाइज्ड ऑप्शन। मेन्यू में जो ऑप्शंस होते हैं ना, जिनका हम यूज करते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, रिलेटेड होते हैं पर्टिकुलर ऑपरेशन से। जो ऑपरेशन आप कंप्यूटर में करने वाले हो, ओपन करने वाले हो, फाइल को डिलीट करने वाले हो, रीनेम करने वाले हो, ओके, तो जो भी ऑपरेशन आप करने वाले हो कंप्यूटर सिस्टम में, वो ऑपरेशंस अरेंज होते हैं मेन्यूज में। अरेंज्ड मतलब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक प्रॉपर मैनर में। ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेन्यू। तो अगर देखा जाए तो मेन्यू बार एक होती है जिसमें अलग अलग मेन्यूज होते हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इन्हें क्या बोलते हैं हम? जहां पे अरेंज होते हैं, ये मेन्यू बार्स होती हैं। ओके, जहां पे अलग अलग मेन्यूज अरेंज होते हैं। अब हम विंडोज 10 की बात कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है ये सब क्या कहलाते हैं? मेन्यूज कहलाते हैं। ये आपको कहाँ मिलते हैं? यहाँ पर स्टार्ट बटन से मिलते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस मिल जाती है, सपोज एक्सेस, कैलेंडर, कैमरा, जो भी आपको यहाँ से चाहिए आप यहाँ से इन मेन्यूज पे क्लिक करके उन्हें एक्सेस कर सकते हो। ये एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ओके, सो आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो और अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जो आपको टास्क एग्जीक्यूट करनी है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो आफ्टर मेन्यूज, टास्क बार। टास्क बार हमने देखी एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे बॉटम में जो होती है वो टास्क बार होती है। टास्क बार क्यों कहते हैं इसको? टास्क क्यों कहा गया? बार तो समझ में आया कि सबसे बॉटम में एक लंबी हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसे बार बोला है, लेकिन टास्क क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें टास्क बार में ये पता होता है कि अभी आपका कौन सा टास्क चल रहा है स्क्रीन पर, आपने कौन से एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया हुआ है, आप किस सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन हमें यहाँ शो होते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि विच इज द बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। तो आपको पता होना चाहिए कि टास्क बार। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, स्टार्ट बटन, मिडिल सेक्शन एंड नोटिफिकेशन एरिया। तो स्टार्ट बटन पे तो सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपको दिखते हैं। मिडिल सेक्शन क्या हुआ? जहां पे जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो
वो शो होते हैं। और नोटिफिकेशन एरिया में जो नोटिफिकेशंस आपके सिस्टम में आते हैं, जैसे मोबाइल में नोटिफिकेशन आते हैं तो ऊपर शो होते हैं हमें टॉप पे फोन के, वैसे नोटिफिकेशन हमें यहाँ पर टास्क बार में शो होते हैं। ओके, सो डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन्हें। ये हुई टास्क बार, पहले हम टास्क बार देख लें। ओके, ये हो गया आपका स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन होता है लेफ्ट साइड पे। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिडिल सेक्शन है, ये नोटिफिकेशन एरिया है। नोटिफिकेशन एरिया में सिस्टम ट्रे में टाइम एंड डेट है। ये आपको एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जैसे आपको ये मैसेज का साइन शो हो रहा है। और जो भी नोटिफिकेशन है आप इस एरो के थ्रू भी, एरो पे क्लिक करके भी देख सकते हो। ओके, सो ये बेसिकली टास्क बार है। आप सभी ने अपने सिस्टम पे भी देखी होगी, सबसे बॉटम में प्रेजेंट होती है। स्टार्ट बटन जो सबसे लेफ्ट साइड में होता है, बॉटम में लेफ्ट साइड में जो होता है वो होता है स्टार्ट बटन, प्रेजेंट एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। क्या कंटेन करता है? लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अपीयर। जो ऑप्शंस हैं उनकी लिस्ट हमें मिलती है स्टार्ट बटन पे। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो इसी को हम बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। इसे हम क्या बोलते हैं? उस लिस्ट को स्टार्ट मेन्यू भी कहते हैं। मेन्यू देखा था अभी हमने, है ना, कि उसमें ऑप्शंस अरेंज्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू क्या है? एक मेन्यू का ही एक एग्जांपल है स्टार्ट मेन्यू, जिसमें सारे ऑप्शंस अरेंज्ड होते हैं। अब यहां से आप क्या कर सकते हो? इट इज यूज्ड टू परफॉर्म कॉमन टास्क जैसे स्टार्टिंग अ प्रोग्राम, सर्चिंग फाइल फोल्डर, शटिंग डाउन द कंप्यूटर एंड मच मोर। सारे ऑप्शंस आपको कहां मिलते हैं? स्टार्ट मेन्यू में मिलते हैं। ओके, यू कैन फाइंड फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग्स, लिस्ट ऑफ मोस्ट यूज्ड एप्स एंड लेफ्ट साइड ऑफ द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू जो लेफ्ट साइड में आपको प्रेजेंट होता है, वहां से आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग कर सकते हो, फाइल एक्सप्लोरर एक्सेस कर सकते हो, कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, बंद करना है, सभी जानते हो बहुत अच्छे से स्टार्ट बटन को कि क्या क्या काम होते हैं। ओके, क्योंकि ऑल वी आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, वी आर टेक्नोलॉजी यूजर्स। ओके, सो आप सभी को पता है ये स्टार्ट बटन के ऑप्शंस हैं। जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस शो होते हैं। नेक्स्ट इज मिडिल सेक्शन। मिडिल सेक्शन जहां पे आपको ये पता चलता है कि करंटली रनिंग कौन सा प्रोग्राम है। सपोज आप कोई गेम खेल रहे हो तो उस गेम का नोटिफिकेशन नहीं, आपको मिडिल सेक्शन में उस गेम का नाम दिखेगा, उस सॉफ्टवेयर का नाम दिखेगा। आप कुछ टाइप कर रहे हो तो नोटपैड सॉफ्टवेयर आपको शो होगा। ओके, द मिडिल सेक्शन ऑफ बार शोज ओपन्ड प्रोग्राम्स। ओपन प्रोग्राम्स एज ए बटन के फॉर्म में शो होते हैं। यू कैन ऐड कॉमनली यूज्ड प्रोग्राम्स सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, वर्ड प्रोग्राम, विंडोज मीडिया प्लेयर। आप इन्हें ऐड भी कर सकते हो टास्क बार में, ताकि आप डायरेक्टली उन्हें वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, टास्क बार से भी एक सिंगल क्लिक पे ओपन हो जाते हैं। आप वहां से मिनिमाइज मैक्सिमाइज भी कर सकते हो प्रोग्राम को। ओके, तो व्हेन अ प्रोग्राम इज एक्टिव, जब आपने कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, कोई सा भी एप्लीकेशन प्रोग्राम यदि आपने शो किया है, ओपन किया हुआ है, तो वो एक्टिव स्टेट में होता है और वो शो होता है आपको कहां पर? टास्क बार के मिडिल सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज नोटिफिकेशन एरिया। तो टास्क बार का थर्ड पार्ट है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया इट मींस कोई मैसेज आपके कंप्यूटर में आया तो वो मैसेज आपको नोटिफिकेशन एरिया में शो होगा। कोई साउंड से रिलेटेड मैसेज है, साउंड मिनिमम मैक्सिमम हुआ है, मिनिमाइज हुआ है, तो उससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन है वो यहाँ आएगा। कोई ईमेल से रिलेटेड है, ओके, तो व्हाटएवर है ना, जो भी नोटिफिकेशन आपके सिस्टम में आते हैं वो नोटिफिकेशन कहाँ शो होते हैं? नोटिफिकेशन एरिया, जो कहाँ होता है? राइट साइड में टास्क बार के। सो इसी को बोलते हैं हम नोटिफिकेशन एरिया, द राइट साइड ऑफ टास्क बार। ओके, इट इंक्लूड सिस्टम डेट एंड टाइम। इसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ? डेट एंड टाइम, ग्रुप ऑफ आइकन्स, क्या कौन से ग्रुप ऑफ आइकन्स? जो स्टेटस बताते हैं अबाउट द प्रोग्राम रनिंग ऑन अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में आपके प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं उनका स्टेटस शो करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से? सॉफ्टवेयर अपडेट, नेटवर्क कनेक्टिविटी, बैटरी, स्पीकर वॉल्यूम, ये सब क्या होते हैं? नोटिफिकेशन एरिया में ही शो होते हैं। The pick button is present on the extreme right of the taskbar. When click this button to minimize all the opened up program windows and view desktop. So आपको समझ में आया नोटिफिकेशन एरिया क्या हुआ? ओके, सो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा चैप्टर। ये एक नोटिफिकेशन एरिया मैंने शो किया हुआ है, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये स्पीकर। ओके, यहाँ पर डेट एंड टाइम शो हो रहा है। ये पूरे आपके नोटिफिकेशंस के आइकन्स है जो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, जैसे सिस्टम सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसमें आपका एंटीवायरस से रिलेटेड है, कुछ ग्राफ चार्ट आपने एंटर किया उससे रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ओके, तो ये सारी जो चीजें हैं ये नोटिफिकेशन एरिया में आती हैं। ओके, जब ये एरिया पूरा फिल हो जाता है तो आपको ये पूरा जो बॉक्स है फिल्ड शो होता है, जिसे को ओवरफ्लो एरिया कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ चैप्टर 8 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ योर बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402 से।
जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर अच्छे से समझाया है, क्लियर किया है, तो आज इस वीडियो में हम उसके असेसमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। ओके, सो असेसमेंट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने यदि चैप्टर को अच्छे से समझा है ना, एक एक चीज को अच्छे से क्लियर किया है, तो आप इस असेसमेंट को बहुत इजीली चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ओके, जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स भी आप कर सकते हो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं असेसमेंट के पहले एक क्विक रिवीजन से कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। ओके, हमने इस चैप्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो देखा था। ओके, उसकी डेफिनेशन देखी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग ऑल द ऑपरेशंस और एग्जीक्यूटिंग ऑल दी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, सबको मैनेज करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। व्हेनेवर यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम लोड होता है, सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर लोड होता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो हर कंप्यूटर सिस्टम में होना चाहिए, जिसके बिना आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है। सो इट इज अ सोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हम ऐसा कह सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस थे ये हमने देखे, लाइक प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर इन द सेंस कि जो प्रोसेसर होता है सीपीयू में, ओके, जो आपके टास्क को, जो भी आप काम कर रहे हो उसको प्रोसेस करता है, उसको मैनेज करने का काम, प्रोसेसर को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। मेमोरी को मैनेज करना, मेमोरी इट मीन्स स्टोरेज डिवाइस जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में होता है, रैम, रोम, कैशे और हार्ड डिस्क, जो मेमोरी में डेटा आपका सेव हो रहा है, तो मेमोरी को मैनेज करने का काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। आईओ मतलब डिवाइस को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए भी, मैनेज करने का भी काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, कि इनपुट आउटपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड से डेटा प्रोसेसर तक पहुंचे, ओके, प्रोसेसर से फिर प्रॉपर आउटपुट मॉनिटर तक पहुंचे, आउटपुट डिवाइस तक, तो ये सब चीजें मैनेज कौन करता है? इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी की पर्पज से भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। इट मींस आप यहाँ पर यूजर आईडी, पासवर्ड, यूजर नेम, पासवर्ड, फायरवॉल्स का यूज कर सकते हो अपने सिस्टम को मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए, वायरसेस से बचाने के लिए। एरर डिटेक्शन, यदि कोई डिवाइस या कोई सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें एक पॉपअप बॉक्स में, एक मैसेज बॉक्स में एरर शो करता है, योर डिवाइस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके, या आपका सिस्टम कभी हैंग हो जाता है तो योर सिस्टम माइट बी हैंग, ऐसा कुछ कुछ जो एरर्स आती हैं आपको, जो मैसेजेस शो होते हैं, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होते हैं, क्योंकि एरर को डिटेक्ट करने का काम, कि डिवाइसेस प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, उसमें क्या परेशानी है, क्यों नहीं कर पा रहे, एरर क्या है, वो सब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिटेक्ट करके बताता है ना। जॉब शेड्यूलिंग, जो प्रोसेस हो रही है उन्हें शेड्यूल करना, कि पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर पे हम एक काम तो करते नहीं है, कंप्यूटर का यूज हम मल्टीपल वर्क के लिए करते हैं सेम टाइम पे। तो जब मल्टीपल वर्क सेम टाइम पे होते हैं, तो उन्हें मैनेज करने का काम, उन प्रोसेस को वन बाय वन प्रायोरिटाइज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो हमने यहाँ पर देखे थे लास्ट वीडियो में, इन्हें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमने इस चैप्टर में देखा था नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम था टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं यहाँ पे कुछ सर्टेन टाइप्स के, 8 टाइप्स के, लाइक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे एक यूजर एट ए टाइम वर्क करता है, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। मतलब जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है, वो सिंगल यूजर होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था विंडोज का माइक्रोसॉफ्ट डॉस, है ना, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसपे जो काम आपको करना है वो कमांड के फॉर्म में आप क्रिएट करते हो। कोई भी फाइल, फोल्डर या जो भी आपको सर्चिंग करनी है, वो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे ही करते हो। ओके, सो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई ग्राफिकल व्यू नहीं होता, ना कोई पिक्चर, ना कोई आइकन। नेक्स्ट हमने देखा था GUI, इट मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको ग्राफिक बेस्ड होते हैं, जो आपको पिक्चर्स, आइकन्स, मेन्यूज के फॉर्म में सारे वर्क को करते हैं। ओके, आप जिसमें डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हो, यूजर फ्रेंडली जो होते हैं, वो GUI होते हैं। ओके, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मल्टीपल यूजर एट ए टाइम, मल्टीपल यूजर एट ए टाइम, एक सिंगल टाइम में वर्क करते हैं, वो मल्टी यूजर होते हैं। जैसे सपोज एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें बहुत सारे यूजर्स ने अपने अकाउंट्स को ओपन किया हुआ है, ईमेल अकाउंट हो सकता है, कोई सा भी सोशल अकाउंट हो सकता है। तो जब यूजर एट अ सिंगल टाइम अपने मल्टीपल अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं, मल्टी यूजर्स, तो उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या था?
इसका एग्जांपल था लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ओके, तो यहाँ पर GUI भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ही एक एग्जांपल है। ओके, देखिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.1, माइक्रोसॉफ्ट डॉस जो बहुत पहले चलते थे ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिंगल यूजर हुआ करते थे। उसके बाद GUI माइक्रोसॉफ्ट 95, 2000, XP, विस्टा, 10, 7, 8, ये जो विंडोज 7, 8, 10, 11, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब GUI और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जाम्पल है। मल्टी यूजर मतलब जब मल्टीपल यूजर एक सिंगल टाइम पे बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करते हैं तो वो मल्टी यूजर हुआ है। ओके, अब आती है बात मल्टीटास्किंग की। मल्टीटास्किंग भी मैंने यही समझाया था कि जब एक से ज्यादा प्रोसेस कोई डिफरेंट यूजर्स परफॉर्म करते हैं तो वो मल्टीटास्किंग होता है। मतलब एक सिंगल CPU जब एक से ज्यादा प्रोसेसेस को, एक से ज्यादा टास्क को हैंडल करता है, उन्हें प्रायोरिटाइज करता है और एग्जीक्यूट करता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है मल्टीटास्किंग। मल्टीथ्रेडिंग में क्या होता है, कोई एक सॉफ्टवेयर है, कोई एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यदि उसके अलग अलग पार्ट एक सिंगल टाइम पे मल्टीपल सिस्टम पे यूज हो रहे होते हैं, रन हो रहे होते हैं, तो उसे मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, है ना। और यहाँ पे जो वो पार्ट्स होते हैं किसी सॉफ्टवेयर के, उन्हें हम थ्रेड्स बोलते हैं। जो प्रोसेस होती है उन्हें हम थ्रेड्स बोलते हैं। ओके, कि मल्टीपल यूजर्स सिस्टम्स पे मल्टीपल यूजर्स वर्क कर रहे हैं। ओके, एक सेम एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज कर रहे हैं, उसे मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। ये इंटरनेट पे बेसिकली यूज होता है। ये जो तीनों सॉफ्टवेयर्स है, यहाँ पे आपको इंटरनेट का यूज करना है, नेटवर्क का यूज करना है। मतलब यहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो इंटरनेट नेटवर्क पर बेस्ड होते हैं। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम का मैंने एग्जांपल बताया था कि 24/7 आवर्स, पूरा दिन आप कभी भी इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज कर सकते हो। ओके, तो सर्वर साइड से जब मल्टीपल यूजर्स ऐसा कोई वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सपोज आपको कोई टिकट बुक करनी है ऑनलाइन, तो आप क्या करते हो, उनका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, वेबसाइट है, उससे एक्सेस करते हो, राइट। तो वो भी कहीं ना कहीं किसी सिस्टम पे होती होगी, तो उसी सिस्टम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बस कंडीशन ये है कि यहाँ पे वो सिस्टम आपका इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर एक से ज्यादा यूजर्स की रिक्वेस्ट को भी फुलफिल किया जाता है। क्लियर, मतलब मल्टी यूजर। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर सिस्टम्स जियोग्राफिकल रेंज में होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर कहीं पे कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, सपोज किसी कंपनी का हेड ऑफिस यहाँ है, किसी का दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में, तो यहाँ के जब कंप्यूटर सिस्टम कलेक्टिवली एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क कर रहे होते हैं, तो वहां जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, मतलब ऑल दिस कंप्यूटर्स आर वर्किंग ऑन द सेम फाइल। ओके, मतलब एक CPU सारे कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को एक्सेस कर रहा है जो बहुत दूर दूर लोकेटेड है, तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कैसे होता है, जब कंप्यूटर्स आपके नेटवर्क में शेयर्ड होते हैं, नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। तो अब आपको अच्छे से डिफरेंस भी क्लियर हुआ होगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी और फंक्शंस में भी। ओके, सो चलिए विदाउट गोइंग एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारे असेसमेंट को। सो होप आपको अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ डेस्कटॉप को डिस्कस किया था, टास्क बार डिस्कस किया था, तो जस्ट कॉमन है, आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। द मेन स्क्रीन ऑफ विंडोज इज कॉल्ड, विंडोज की मेन स्क्रीन। ओके, किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहली जो स्क्रीन शो होती है, जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करते हो, तो मेन स्क्रीन, सबसे पहली स्क्रीन क्या कहलाती है? टेबल टॉप, यूजर एरिया या फिर डेस्कटॉप? ऑब्वियस, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि सबसे पहली स्क्रीन व्हेनेवर यू स्विच ऑन द कंप्यूटर इज नोन एज डेस्कटॉप। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच यूजर इंटरफेस। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से यूजर इंटरफेस पर बेस्ड है? जैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था, कमांड बेस्ड था। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस यूजर इंटरफेस पर बेस्ड है? डेटा पर, ग्राफिकल पर या कैरेक्टर पर? तो हमने GUI का फुल फॉर्म क्या देखा था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड होता है कौन सा? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल के iOS, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर्स है। ओके, नेक्स्ट इज which of these functions is not performed by operating system? अब यहाँ पे 3 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। अभी हमने डिस्कस किए सारे फंक्शंस, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है।
एंटरिंग डेटा, एरर डिटेक्शन, जॉब शेड्यूलिंग। कौन सा नहीं है? देखो, एरर डिटेक्शन का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जॉब शेड्यूलिंग का काम भी करता है, डेटा एंटर करने का काम नहीं करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। डेटा को एंटर करते हो आप किसके थ्रू? इनपुट डिवाइस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, जॉयस्टिक के थ्रू, स्कैनर के थ्रू, है ना। तो एंटरिंग डेटा इज नॉट द वर्क ऑफ, इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्ट बटन इज लोकेटेड ऑन द। स्टार्ट बटन सभी ने देखा है, सबसे बॉटम पे लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है, लेकिन सबसे बॉटम में होता क्या है? जहां पे स्टार्ट बटन होता है लेफ्ट साइड में, क्या बोलते हैं उस बार को? स्टेटस बार, मेन्यू बार या टास्क बार। सबसे बॉटम पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल बार होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेटस बार, मेन्यू बार या टास्क बार। क्या बोलते हैं हम इसे? टास्क बार। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो एमसीक्यूज कुछ 5 थे जो हमने यहाँ फिनिश किए। होप आपको एमसीक्यूज समझ में आए होंगे। ओके, तो फंक्शंस या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस, तो अब आप उसे सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपने बहुत अच्छे से समझा है इस चैप्टर को। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ GUI? देखो, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का सबसे मेन एडवांटेज क्या है? क्या है कि यहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ग्राफिक बेस्ड होता है, जिसमें कुछ पिक्चर्स, आइकन्स होते हैं जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं। यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो यूजर को हेल्प करता है। ओके, सो विजुअल प्रेजेंटेशन, या फिर हम बोले इसको तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। किसका? डेटा का। ओके, जो भी डेटा है यदि उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इज ऑर्गेनाइज्ड फास्टर देन टेक्स्ट। ये आपको क्लियर है? जब भी कोई चीज टेक्सचुअल लिखी रहती है और या फिर वही चीजें आपको इमेज के फॉर्म में शो होती है, तो हमें जो इमेज के फॉर्म में दिख रहा है उससे हम जल्दी ग्रास्प करते हैं, उसको हम जल्दी समझते हैं। ओके, सो नॉन प्रोग्रामर्स फाइंड इट इजी। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझता, जिसे अच्छे से समझ में नहीं आता कंप्यूटर, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ज्यादा जल्दी कैच करते हैं, उसे ज्यादा जल्दी समझते हैं। इट रिक्वायर्स नो एक्सपीरियंस फॉर कंप्यूटिंग कमांड्स। उसके लिए उन्हें कंप्यूटिंग कमांड्स की नीड नहीं होती है। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की। ओके, सो दे डोंट हैव वरी अबाउट राइटिंग और डीबगिंग कोड। एज अ रिजल्ट यूजर फाइंड GUI एन इजी टू लर्न इंटरफेस। ओके, यूजर फ्रेंडली, इजी टू लर्न इंटरफेस भी कहा जाता है इसे। तो कोई डाउट नहीं है इसमें, बहुत इजी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? गिव अ फ्यू एग्जांपल। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सब अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो आप, बहुत इजी है। ओके, इसके एग्जांपल्स भी मैं बार बार बता चुकी हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट जनरल डेफिनेशन इज द सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को अलाउ करता है रन एप्लीकेशंस on his or her computer device. It helps to manage computer hardware resources. क्या मैनेज करता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को भी। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? एप्पल मैक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, गूगल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके फोन में होता है वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल के iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट, What is the purpose of multitasking? अब देखो, मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज्यादा जब टास्क सीपीयू के पास में होते हैं, एक से ज्यादा सीपीयू के पास जब टास्क होते हैं और उन्हें प्रोसेस करना होता है सीपीयू को, उनको ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। अब इसका क्या पर्पस है बता दिया मैंने। इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इट अलाउ अ यूजर टू परफॉर्म मोर देन वन कंप्यूटर टास्क। क्या बोला? कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो यूजर को अलाउ करते हैं एक से ज्यादा कंप्यूटर के टास्क को परफॉर्म करने के लिए एट अ टाइम। एक सिंगल टाइम में आप एक से ज्यादा कंप्यूटर के टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज एबल टू कीप ट्रैक ऑफ वेयर यू आर इन दिस टास्क एंड गो फ्रॉम वन अनदर विदाउट लूजिंग इंफॉर्मेशन। बिना इंफॉर्मेशन को लूज करे हम अदर टास्क पर भी जा सकते हैं। मतलब सीपीयू क्या कर सकता है? इस तरीके से प्रोसेस करता है। ओके, सो समझ में आए क्वेश्चन आंसर्स? Now next question is what are the components of Windows Desktop? Windows 10 को हमने यहाँ डिस्कस किया था। Windows 10 आप सभी के पीसी लैपटॉप्स पे भी होगा। आप सभी ने डेस्कटॉप से अवेयर होंगे। डेस्कटॉप पे आइकन्स होते हैं और क्या होता है डेस्कटॉप पे? टास्क बार होती है। टास्क बार 3 पार्ट में डिवाइड होती है, स्टार्ट बटन, नेविगेशन,
एरिया और लास्ट वाला होता है नोटिफिकेशन एरिया। तो पूरा डेस्कटॉप कुल मिला के इन सारी चीजों से बनता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज डेस्कटॉप आर वर्क एरिया, स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च टूल बार, जहाँ पे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आप डायरेक्टली स्टार्ट क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो, है ना। जैसे गूगल क्रोम, नोटपैड की फाइल आपने देखा होगा टास्क बार में प्रेजेंट होती है, वहां से आप डायरेक्टली उन्हें एक्सेस कर सकते हो, उसी को क्विक लॉन्च कहते हैं। टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया भी क्लियर है। जैसे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशंस आते हैं उसी तरीके से सिस्टम में, पीसीज में, लैपटॉप्स में भी नोटिफिकेशन आते हैं। और राइट साइड पे जो टाइम बार होती है उसके पहले आपको कुछ नोटिफिकेशन एरिया होता है जहां पे आपका साउंड इंक्रीज डिक्रीज हुआ है या फिर कोई भी सिस्टम सेटिंग से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन है, वो सारी चीजें वहां शो होती है। ओके, सो विंडोज डेस्कटॉप के कुछ कंपोनेंट है जो मैंने यहाँ शो किया, आपको होप समझ भी आया होगा। अब डेस्कटॉप भी अच्छे से क्लियर होगा, है ना। सो यहाँ पे खत्म होता है आपका असेसमेंट पार्ट। ओके, अब असेसमेंट में हमने क्या क्या देखा, क्वेश्चन आंसर्स देखे और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे। क्लियर। सो आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे magnetbrains.com वेबसाइट से आप एक्सेस कर सकते हो। सारे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। ओके, यूट्यूब पे थ्योरी पार्ट में सारे थ्योरी लेक्चर्स हैं और प्रैक्टिकल पार्ट में सारे प्रैक्टिकल वीडियोज हैं जो पार्ट बी से रिलेटेड है। ओके, आप यदि ये सारी चीजें एक जगह पे चाहते हो तो आप magnetbrains.com वेबसाइट से कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास को यहाँ से सिलेक्ट करना है। क्लास सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके से सब्जेक्ट शो होंगे और यहाँ से आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। सपोज आपने सिलेक्ट किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका सब्जेक्ट 402। अब यहाँ आपको नीचे सारी वीडियोस लेक्चर्स की लिस्ट मिल जानी है। जो भी वीडियो जिस भी चैप्टर से चाहिए आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको सारी वीडियो लेक्चर्स प्रैक्टिकल के साथ यहाँ मिल जाने हैं। ओके, अब सपोज आप कोई भी वीडियो लेक्चर को एक्सेस करते हो तो इस तरीके से आपको वो शो होगा। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए और अच्छी स्टडी करिए क्योंकि आपके टर्म 1 एग्जाम्स नियर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच।